हेलो स्टूडेंट, हमारी सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो मैं आप लोगों का सबसे पहले सेकंड पेपर स्टार्ट करती हूँ जिसका नाम है अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पेपर की फर्स्ट यूनिट है हमारा फर्स्ट पेपर चैप्टर, यानी जिस यूनिट में जो चैप्टर फर्स्ट है वो हमारा कंप्लीटली क्या होगा, यूनिट फर्स्ट है, जिसका नाम है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो सेकंड पेपर, फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का नाम है अवकल समीकरण और चैप्टर है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। नाउ सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी, कुछ डेफिनेशंस देखिए। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण किसे कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन एक समीकरण जो आश्रित चरों, स्वतंत्र चरों तथा स्वतंत्र चरों के सापेक्ष आश्रित चर के अवकल गुणांक के बीच संबंधित हो, अवकल समीकरण कहलाती है। यानी द इक्वेशंस विच एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to independent variables is called differential equation। आपने 12th क्लास में अवकल समीकरण पढ़ी होगी, ठीक है। dy बाई और dx जब हम डिफरेंशियल करते थे तो अवकल समीकरण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कि एक ऐसे अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर हो, स्वतंत्र चर हो और स्वतंत्र चरों के सापेक्ष आश्रित चर का क्या हो, अवकल गुणांक विद्यमान हो। तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाती है, अवकल समीकरण। नॉर्मली हमने जब पढ़ा था अवकल समीकरण तो उसकी अवकल उसको इसी तरीके से डिफाइन करते थे, dy ओवर dx, जहाँ x और y दो चर है और x तो कैसा चर है, स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y कैसा है, आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये क्या है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का क्या है, अवकल गुणांक है। तो आपकी डेफिनेशन यही कहती है कि एक समीकरण जो आश्रित चर, स्वतंत्र चर और स्वतंत्र चरों के सापेक्ष आश्रित चर के अवकल गुणांक के बीच संबंधित हो, अवकल समीकरण कहलाती है। यानी जिसमें हमारा स्वतंत्र चर भी उपस्थित हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आश्रित चर भी उपस्थित हो, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकल गुणांक भी विद्यमान, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स करस्पॉन्डिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो क्या कहलाती है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अगर हम यहाँ देखें तो जो हमारा x है वो तो कैसा है, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और y कैसा है, आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या है, उसके इक्वेशन है। तो यही क्या कहलाती है, अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन है साधारण अवकल समीकरण यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। साधारण अवकल समीकरण क्या होती है और डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जब किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो उसे साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। ये क्या कह रहा है, जब किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो तो उसे साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी किसी भी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक केवल किसके सापेक्ष उपस्थित हो, एक ही स्वतंत्र चर, यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल एक ही क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक ही स्वतंत्र चर उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाती है, साधारण अवकल समीकरण। जैसे ये, इसमें स्वतंत्र चर क्या है, एक ही है, तो इसी एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या है, ये अवकल समीकरण विद्यमान है, तो ये कैसी कहलाएगी, साधारण अवकल समीकरण कहलाती है, ठीक है ना। ये थी हमारी साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है और घातें क्या होती है, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री हम कैसे डिफाइन करते हैं और उन्हें कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, किसी अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि को ही उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। The order of the highest order derivatives occurs in a differential equation is called the order of the differential equation।
कि किसी भी अवकल समीकरण, हमारे पास कोई भी अवकल समीकरण है, कंप्लीटली डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में यानी अवकल समीकरण में जो सबसे उच्चतम अवकलज होगा, जैसे 2 बार है या 3 बार, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, वही क्या कहलाती है, उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इक्वेशन डिफाइन करती हूँ, ये हो गया d² ओवर dx² प्लस dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये होगी हमारी एक अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें x है स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y कैसा है, आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम इसमें देखें तो इस अवकल डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण में जो डिफरेंशियल हो रहा है, ये तो कितनी बार हो रहा है, 1, और ये कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स है। तो किसी भी अवकल समीकरण में जो उच्चतम अवकलज होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, वही क्या कहलाती है, उसकी कोटि। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अवकल समीकरण में मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हो रहा है, 2 बार हो रहा है, यही है सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव। तो यानी इस अवकल समीकरण की कोटि क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण में जो सबसे उच्चतम अवकलज होगा, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, वही कहलाता है अवकल समीकरण की कोटि। अगर यहाँ पर हम इस तरीके से भी इसे एक और इक्वेशन ऐड कर दूं, d5y ओवर dx5, तो अब इस कंप्लीट में देखो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, उच्चतम अवकलज है, वो कितना है, 5। तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो गई, 5। ठीक है, ये होती है अवकल समीकरण की कोटि फाइंड करना। अब है अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, किसी अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उसमें आने वाले सबसे उच्चतम अवकलज की घात को ही उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं। The degree of the differential equation is the highest exponent of the highest derivative which occurs in it after the differential equation has been made free from radicals and fractions as per the derivatives are concerned। इसका क्या मतलब, पहले आप नॉर्मली डेफिनेशंस में देखो, जो भी हमारी अवकल समीकरण होगी, उस अवकल समीकरण में जो सबसे उच्चतम अवकलज होगा, तो उस उच्चतम अवकलज की जो घात होती है, वही क्या कहलाती है, उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। पहले मैंने आपको ये 3 डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करवाई थी, ठीक है, पहले की। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिफरेंशियल था, उच्चतम अवकलज कितना था, 2, और अगर इसकी मैं घात देखूं तो कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इस अवकल समीकरण की तो कोटि 2 और घात 1। दूसरे एग्जाम्पल में डिफाइन करने के लिए मैंने इसमें एक डिफरेंशियल और ऐड किया था, जिसकी घात कोटि कितनी थी, 5। अब इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण में जो मैक्सिमम अवकलज कितना है, 5 है, और मैक्सिमम अवकलज यानी उच्चतम अवकलज की घात कितनी है इसकी, 1। तो इसकी भी घात क्या हो गई, 1। तो यानी पहले नॉर्मल डेफिनेशन ये कि जो अवकल समीकरण में सबसे उच्चतम अवकलज होगा, उस उच्चतम अवकलज की जो घात होगी, वही क्या कहलाती है, उसकी घात, अवकल समीकरण की घात कहलाती है। क्लियर है। अब हमने यहाँ पे एक चीज और पढ़ी कि परिमेय तथा पूर्ण बीजीय, यानी फ्रैक्शन और रेडिकल्स में चेंज फ्री फ्रॉम होनी चाहिए उससे, वो किस तरीके से, यहाँ तो आपको क्लियरली था कि आपने यहाँ से डिफाइन कर दी कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होगी। अब नॉर्मली अगर मैं आपको ये डिफाइन करूँ कि आपके पास ये दिया हुआ है d² ओवर dx² की पावर 3/2 प्लस dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए, इस अवकल समीकरण की आप कोटि तो डिफाइन कर सकते हो, ऑर्डर बता सकते हो, मैक्सिमम अवकलज, उच्चतम अवकलज कितना है, 2 है, तो इसका कोटि कितनी हो गई, 2। लेकिन अब आप यहाँ से इसकी घात नहीं बता सकते कि इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी, डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था उच्चतम अवकलज को, और उच्चतम अवकलज की जो घात है वो किस में है, परिमेय रैशनल फॉर्म में है 3/2। तो आप यहाँ से इसकी घात डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसे परिमेय और पूर्ण बीजीय कैसे बनाओगे, सबसे पहले इसकी घात बताने के लिए आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे। वो कैसे कि d² ओवर dx² की पावर 3/2 इज इक्वल टू, मैं dy ओवर dx को इधर लेके जा रही हूँ, 3x माइनस dy ओवर dx। अब मैं क्या ले रही हूँ, दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले रही हूँ। जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर लूंगी तो ये क्या हो गया, d² ओवर dx² की होल पावर क्यूब
इज इक्वल टू 3x माइनस dy ओवर dx का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो आपकी इक्वेशन मिली है आपको, ये कंप्लीटली कैसी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सोल्व आउट है कंप्लीटली, ना इसमें फ्रैक्शन परिमेय है ना ही ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो अब यहाँ पर अब हम घात की डिफाइन करते हैं, तो घात किसे कहते हैं, जो अवकल समीकरण में सबसे उच्चतम अवकलज होता है उसी की घात। तो इस इक्वेशन में सबसे उच्चतम अवकलज कितना हो रहा है, मैक्सिमम डिफरेंशियल कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम। तो यानी कोटि तो इसकी कितनी होगी, 2। और उसी उच्चतम अवकलज की जो घात होती है वही क्या कहलाती है, अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो उच्चतम अवकलज 2 था और इसकी घात कितनी है, 3 है। तो यानी इस अवकल समीकरण की घात हो गई 3। तो ये है कोटि और घात, ऑर्डर एंड डिग्री। कोटि कहते हैं अवकल समीकरण में जो सबसे उच्चतम अवकलज होगा पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो क्या कहलाती है, उसकी कोटि कहलाती है। और उस उच्चतम अवकलज की जो घात होगी वही उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। एक चीज हमेशा यही ध्यान रखना है कि घात आपको ध्यान बताने पहले जो इक्वेशन है वो कंप्लीटली सोल्व होनी चाहिए, ना तो फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए ना ही अंडर रूट वगैरह फॉर्म में होनी चाहिए, अदरवाइज आप घात डिफाइन नहीं कर सकते। एक नोट भी है जो मैंने आपको यहाँ डिफाइन किया है कि अवकल समीकरण की कोटि हमेशा विद्यमान होती है, लेकिन अवकल समीकरण की घात हमेशा विद्यमान हो यह आवश्यक नहीं है। The order of the differential equation is always exist, but the degree of the differential equation need not exist। कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगी, हमेशा विद्यमान होगी, लेकिन उस अवकल समीकरण की घात भी हमेशा विद्यमान हो, कि डिग्री भी उसकी हमेशा एग्जिस्ट करे, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए ये क्या है, log of 1 प्लस dy ओवर dx इज इक्वल टू c। मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो यहाँ पे तो हम अगर कोटि ऑर्डर की बात करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो मैक्सिमम अवकलज उच्चतम अवकलज कितनी बार हो रहा है, एक बार, कोटि 1 होगी। लेकिन आप इसकी घात डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये फंक्शन है वो किस में है, लॉग में है। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि उसे परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाने के बाद, यानी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, तभी आप उसकी क्या बता सकते हो, डिग्री बता सकते हो। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि तो 1 है लेकिन घात विद्यमान नहीं है, डिग्री डज नॉट टू एग्जिस्ट। क्लियर है। तो कोटि और घात इंपॉर्टेंट टॉपिक था समझने के लिए। उपसर्ग आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं आपको और समझा दूंगी। ठीक है, हमने अवकल समीकरण पढ़ लिया, उसकी कोटि और घात भी पढ़ ली कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। अब अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण को हल करते हैं तब उसके सॉल्यूशन हल किस रूप में विद्यमान होते हैं वो देखते हैं। तो किसी भी अवकल समीकरण का जो हल होते हैं वो 3 हल फाइंड किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है व्यापक हल या फिर पूर्ण हल। व्यापक हल को पूर्ण हल भी कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन या अदरवाइज कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, देखिए व्यापक हल किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में शेष अचर आते हों, समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। Any solution of differential equation which contains number of arbitrary constant is equal to order of differential equation is known as general solution। शेष अचर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी कांस्टेंट हम ऐड करते हैं उन्हें शेष, उसकी वैल्यू हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। कई बार जैसे इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं हम c को log c भी डिफाइन करते हैं, c/2 भी डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, शेष अचर। और व्यापक हल क्या कह रहा है कि अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में शेष अचर आते हैं। यानी किसी भी अवकल समीकरण को जब आप सोल्व करते हो तो सोल्व करने के बाद उसमें जो अचर राशियां होंगी उतनी ही अचर राशियां विद्यमान होनी चाहिए जितनी उस अवकल समीकरण की कोटि है, मैक्सिमम कोटि, ऑर्डर जो डिफाइन होगा। ठीक है, अगर 2 कोटि की डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर, तो हमें जो कांस्टेंट वैल्यूज मिलेगी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट शेष अचर, वो भी कितने होंगे, 2। तो यानी किसी भी अवकल समीकरण को सोल्व करने पर शेष अचर की संख्या किसके बराबर होती है, उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है, तो वो क्या कहलाती है, उस समीकरण का व्यापक हल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, d² ओवर dx² इज इक्वल टू 0। नॉर्मली समझाने के लिए मैंने ये इक्वेशन ली है। देखिए अब इस अवकल समीकरण की अगर मैं कोटि बात करती हूँ, 0 मत लीजिए, x ले लीजिए। ठीक है,
अब इस अवकल समीकरण को की बात करती हूँ तो इसमें सिर्फ जो अवकलज हो रहा है मैक्सिमम कितना है 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी है 2 है। अब इसकी कोटि 2 है तो जब मैं इस अवकल समीकरण को सोल्व करूँ तो जो मुझे शेष अचर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड होंगे वो भी कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। तो सबसे पहले इसका एक इंटीग्रेशन कीजिए फर्स्ट टाइम। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया x²/2 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया c1। ठीक है, दोबारा से इसका इंटीग्रेशन कीजिए, अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या मिलेगा y(x³/6 + c1x प्लस में c2 इंटीग्रेशन करो। अब यहाँ देखिए आपकी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी अवकल समीकरण, इसकी कोटि कितनी थी 2 थी। जब मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया है तो जो इसमें आर्बिट्रेरी शेष अचर है वो भी कितने 2, c1 और c2, यानी कोटि के बराबर ही इसमें कितने शेष अचर उपस्थित हैं 2 ही उपस्थित है। तो ये क्या कहलाता है, ये जो y = फाइंड किया ये इस अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। क्लियर है? तो यही है व्यापक हल की डेफिनेशन कि किसी भी अवकल समीकरण को जब हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो शेष अचर राशियां मिलती है उनकी संख्या किसके बराबर होनी चाहिए जितनी उस अवकल समीकरण की कोटि है। तो क्या कहलाता है उस समीकरण का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है विशिष्ट हल। किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में शेष अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। एनी सॉल्यूशन विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय टेकिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, विशिष्ट हल किसे कहते हैं, कोई अवकल समीकरण का ऐसा व्यापक हल। यहाँ पर व्यापक हल पहले ही डिफाइन हो चुका है, तो इसका मतलब है कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी अवकल समीकरण उसे पहले आप सोल्व करके उसका व्यापक हल निकालोगे। और व्यापक हल में हमारे पास क्या आती हैं, अचर राशियां आती है, शेष अचर राशियां। तो अगर अवकल समीकरण के व्यापक हल में उन शेष अचर राशियों को कोई हम विशिष्ट मान दे दे, पर्टिकुलर वैल्यूज दे दे, तो उसके जो हल प्राप्त होगा वो क्या कहलाता है, उस समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यही देखिए मैंने अभी आपको ये सॉल्व कराई थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन हमने ये फाइंड किया। अब हमें अगर इस क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पर एक कंडीशन आपको दे दी जाए कि c1 = 1 और c2 = 0, ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए c1 = 1 और c2 = 0, तो ये क्या हो जाएगा x³/6 प्लस में x। तो देखिए यहाँ जो सॉल्यूशन मिला है इस सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी अचर राशियां विद्यमान नहीं है। तो ये इस अवकल समीकरण का क्या कहलाता है, विशिष्ट हल कहलाता है। तो विशिष्ट हल की डेफिनेशन यही है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कि किसी भी अवकल समीकरण के व्यापक हल में शेष अचरों को अगर हम कोई विशिष्ट मान दे दें, और अपनी मर्जी से नहीं देंगे, जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी वहां पर ही साथ में कंडीशन दी होगी तभी आप दे सकते हो। विशिष्ट मान देने पर जो हल मिलता है वो क्या कहलाता है, उसका विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको व्यापक हल फाइंड करना होगा। नाउ और लास्ट है थर्ड सॉल्यूशन, विचित्र हल कि सिंगुलर सॉल्यूशन कि किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में शेष अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता, अवकल समीकरण का विचित्र हल कहलाता है। एनी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय टेकिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज नोन एज सिंगुलर सॉल्यूशन। विशिष्ट और विचित्र में से थोड़ा सा डिफरेंशियल वो क्या है कि अवकल समीकरण का ऐसा हल जो क्या होगा, व्यापक हल, और व्यापक हल में अगर हम शेष अचरों को विशिष्ट मान देने पर कोई हल फाइंड नहीं हो रहा है वो क्या कहलाता है, विचित्र। इसी एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पर तो मैंने ये तो इसका व्यापक हल हो गया था और ये इसका विशिष्ट हल हो गया। अब विचित्र हल की बात करते हैं। हमने ये कर लिया कि हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ कंडीशन हमें c1 की दे रखी है एक ही, और c2 की कोई वैल्यूज नहीं दे रखी। तो जब आप यहाँ पे c1 की वैल्यूज पुट करोगे तो ये आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, y = x³/6 प्लस में x प्लस में c2। यहाँ देखिए c2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, शेष अचर है, और शेष अचर की राशि हम इसका मान कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज होगी, तो यानी इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, इस अवकल समीकरण का विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है।
ठीक है। तो यही है कि किसी अवकल समीकरण का ऐसा हल कि जो उसके व्यापक हल को में शेष अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता है, वो उस इक्वेशन का विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाता है। यहाँ C2 शेष अचर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस में इनफाइनाइट कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान रखते जाएंगे इक्वेशन भी अलग अलग फाइंड होगी। तो यानी कोई एक विशिष्ट मान देने पर इक्वेशन का हल फाइंड नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं है, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाएगा, विचित्र हल कहलाता है। ये 3 हल थे। तो एक चीज ध्यान रखना, विशिष्ट और विचित्र हल में सबसे पहले जब आप अवकल समीकरण को हल करोगे तो सबसे पहले उसका व्यापक हल ही फाइंड होता है हमें, क्योंकि उसमें वो उतने ही कांस्टेंट होंगे जितनी उस अवकल समीकरण की कोटि होगी। व्यापक हल फाइंड करने के बाद ही विशिष्ट हल और विचित्र हल फाइंड किए जाते हैं। होप्स आपको समझ में आ गई होगी ये डेफिनेशंस। अगर ये डेफिनेशन में किसी भी डेफिनेशन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट करा दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है।